Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. गुड इवनिंग। मैं मानकर चल रहा हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं और अभी तक जो मैंने कोस्टल एरियाज के बारे में यानी कि तटीय मैदानों के बारे में बताया है आप सभी ने उसे बेहतर तरीके से कवर करा होगा। आज की क्लास विल बी अ गेम चेंजिंग क्लास। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज की क्लास में जिन डायमेंशंस को मैं कवर करने वाला हूं आप उन डायमेंशंस को एक साथ एक स्थान पर जल्दी कंपाइल कर नहीं देख पाएंगे। मैं आज की क्लास में बहुत सारी स्पीशीज बताने वाला हूं, चाहे वो टर्टल्स हों चाहे रेप्टाइल्स हों। साथ में मैं वेजिटेशन के फॉर्म में मैंग्रोव वेजिटेशन को डिटेल में कवर करूंगा और इसके अलावा हम बहुत सारे अदर प्लेसेस के बारे में भी देखेंगे। भले ही आपने इस तट के बारे में लिमिटेड सुना हो, आज हम उड़ीसा के उत्कल तट के बारे में देखेंगे, लेकिन मैं लिख कर देता हूं दैट दिस कोस्ट इज अ सुपर प्रोमैक्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कोस्ट। यूपीएससी को इसमें बहुत इंटरेस्ट है और सुपर इंपॉर्टेंट है ये तो। नाउ ध्यान से देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उड़ीसा का तट। ओके, ये तट को कहा जाता है उत्कल। फाइन, आई थिंक आपने इस तट के बारे में पहले जरूर सुना होगा, उत्कल तट, उत्कल तट या उत्कल कोस्ट। ओके, अच्छा एक बात और याद रखिएगा उत्कल तट के बारे में, दैट ये तट जो है वो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान का नहीं पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। ये आता है ओडिशा में। जस्ट अ सेकेंड, ये कोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में, ओडिशा में। ठीक है, चलिए अब यहां पर जरा कुछ चीजों को पहले ध्यान से कवर करें। ठीक, मैं आपको यहां कुछ चीजें अभी बताने वाला हूं, मेक श्योर कि आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इन चीजों के बारे में देखिएगा। मतलब मैं यहां पहले तो कुछ मार्किंग्स आपको बताऊंगा, उन मार्किंग्स को ध्यान से अपनी कॉपी पर जो है वो मेंशन कर लीजिएगा। सेकेंडली मैं यहां पर आपको कुछ अदर एरियाज के बारे में भी बताने वाला हूं। ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यहां पर ये तट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक, मैं क्रमशः यहां कुछ लेक्स या कुछ वेटलैंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो इसमें आपको क्रम याद करना है। ठीक, इसके पश्चात बाकी की बातें हम करेंगे। यहां पर मैंने एक लेक बना रखी है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज चिलिका लेक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब सबसे पहली बात तो यही भाई कि ये जो आप देख रहे हैं उत्कल तट, ये उड़ीसा में आता है, ये पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है। ओके, और जैसा कि आपको पता है और नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि ये है भाई हमारा इंडिया। ठीक, दिस इज हमारा इंडिया। अब यहां आपको साउथ ईस्ट एशिया दिखाई देगा, चाइना का एरिया, कोरिया और फिर ये कामचटका का प्रायद्वीप ऊपर के साइड। आ जाइए जरा यहां देखें, ये हिस्सा जो आपको दिखता है ये अरब का प्रायद्वीप है, इस तरफ आपको अफ्रीका का पोर्शन दिखेगा। डन बच्चों, ये सेक्शन है जिसे कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी, बीओबी, और ये है बच्चे अरब का सागर या अरेबियन सी। ठीक, अब हमेशा याद रखना कि हमारा ये जो कोस्ट है, दिस कोस्ट इज हाईली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स, ये चक्रवातों से प्रभावित है। लेकिन क्यों, तो मैंने आपको इसका रीजन पहले बताया था कि जो भी साइक्लोन फॉर्म होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि ये जो है ये एक पवन विच इज कॉल्ड एज व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन बोले तो ट्रेड विंड। याद रखिएगा कि ये ट्रेड विंड के संपर्क में आके, व्यापारिक पवनों के संपर्क में आके जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में ट्रैवल करते हैं। आई थिंक आप सभी को पता होगा व्यापारिक पवनें जो है ये एक्चुअली में पूर्वा पवनें ही हैं, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में ही चलती हैं। क्लियर, तो चूंकि यहां पर व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये भी वेस्ट से ईस्ट के साइड आते हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो चक्रवात है ये हमारे पूर्वी घाट की तरफ आता है, जबकि अरब सागर में बनने वाला चक्रवात हमसे दूर जाता है। पहले भी मैं बता चुका हूं। अब इससे एक बात क्लियर है कि हमारा जो पूर्वी घाट है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है,
हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है ये हाईली अफेक्टेड है किससे? चक्रवातों से। लेकिन बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर कोई एरिया नेचर की किसी डिजास्टर का हिस्सा है, नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड है, मेक श्योर कि नेचर वहां पर अगर डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी तो वहां पर वो जो है उसके लिए एक रेमेडी, एक उपचार जरूर बनाएगी। एंड ये उपचार क्या है? तो वेलकम, इस एरिया का स्लोप ही इस दिशा में है और चूंकि इस एरिया का स्लोप इस दिशा में है, आप पाओगे कि नदियां यहां डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा का क्षेत्र मार्शी एरिया होता है और मार्शी एरिया में मैंग्रोव मिलता है। आज की क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। और ये मैंग्रोव कुछ और नहीं है, एक ऐसा टैंगल्ड रूटेड एरिया है, एक ऐसा गुत्थी नुमा जड़ों का एरिया है जो चक्रवात से आने वाली या चक्रवात से होने वाली बड़ी हानि को जो है वो रोक देता है। सो मेक इट श्योर कि चक्रवातों वाला जो सेक्शन है उससे ये एरिया भले ही अफेक्टेड है बट ऑल्सो इज प्रोटेक्टेड। कैसे? आइए बात करता हूं। फाइन, तो चलिए, तो इस एरिया को हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और इस तटीय मैदान की एक बड़ी समस्या है कि ये एरिया जो है वो हाईली अफेक्टेड है चक्रवातों द्वारा, चक्रवातों द्वारा प्रभावित है। ठीक, अब मैं आगे बताऊं इसके बारे में उसके पहले एक बात जान लो कि ये जो चक्रवातों से प्रभावित है ना, तो आप कहोगे कि सर ये तो पूरा एरिया प्रभावित है, व्हाई वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओनली ओडिशा? तो देखो बात तो सही है, प्रभावित तो सारा ही है, लेकिन यहां एक बात आपको जानने योग्य है। जानने योग्य बात यह है कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है वहां पर चक्रवात बनेगा, नो डाउट कि वो जो है वो पूर्व की दिशा में जाएगा, बट हमेशा ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में, ठीक, एक बल आप जानते होंगे विच इज कॉल्ड एज कोरियोलिस बल। हमेशा याद रखिए कि कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये जाएगा तो उत्तर की ही दिशा में, जाएगा तो पूर्व की दिशा में, बट उत्तर की तरफ टर्न लेते हुए ये जब भी आगे बढ़ेगा तो ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब होता यही है कि बंगाल की खाड़ी में कहीं भी चक्रवात बने, जब वो उत्तर की तरफ टर्न लेता है तो उसके हिट करने की ज्यादा संभावना बन जाती है उड़ीसा के साइड। इसीलिए मैंने उड़ीसा में स्पेसिफिक बताया। अब अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि स्पेसिफिकली उड़ीसा में ही चक्रवातों की टेंडेंसी ज्यादा क्यों है, तो उसका कारण केवल एक नहीं है कि भाई जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात है ये पूर्व की दिशा में ट्रेवल करते हुए आता है और हमारे पूर्वी घाट से टकराता है, तो फिर तो वो केवल पूर्वी घाट से टकराएगा, कहीं भी टकरा सकता है। बट ज्यादा उड़ीसा में या आंध्रा में इसलिए है क्योंकि ये भले ही पूर्व की दिशा में जा रहा है बट कोरियोलिस बल के प्रभाव में उत्तर की तरफ टर्न लेते हुए जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ते हुए जाता है। इसलिए उत्तर मतलब कि ऊपर की दिशा, और इसलिए उड़ीसा या आंध्रा में हिट करने की थोड़ी संभावना ज्यादा होती है। कोस्ट के पास आते आते वो और शार्प टर्न लेता है। डन, क्लियर? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये चक्रवातों से प्रभावित है और इसका कारण जो है वो व्यापारिक पवने यानी कि ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन एंड कोरियोलिस बल भी है। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो, अब ये एक बात हुई। अब मैं यहां पर ना इसके एरियाज के बारे में एक एक करके आपको बताता हूं जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आइए, सबसे पहले तो बच्चों नोट डाउन करेंगे कि ये जो एरिया है ये है चांदीपुर। ठीक, चांदीपुर प्लेस के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। चांदीपुर के बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर आपको जो है वो धामरा दिखाई देगा, धामरा बंदरगाह आपको दिखाई देगा। ठीक, धामरा से थोड़ा सा नीचे आओगे देन धामरा के नीचे आपको भीतरकणिका प्लेस दिखाई देगा। ओके, दिस इज अ प्लेस कॉल्ड भीतरकणिका। ओके, भीतरकणिका से थोड़ा सा नीचे आओगे देन आपको एक और प्लेस दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज पारादीप। ठीक है, दिस इज पाराद्वीप। ठीक, अब पाराद्वीप से नीचे आओगे देन आपको एक और प्लेस दिखेगा बाय द नेम ऑफ कोणार्क। ओके, कोणार्क से और नीचे आओगे देन आपको मिलेगा पुरी। पुरी से और नीचे आओगे देन आपको मिलेगा चिलिका। चिलिका से नीचे आओगे देन आपको मिलेगा ऋषिकुल्या।
ठीक, तो देखिए चांदीपुर, धामरा, भीतरकनिका, पारादीप, कोणार्क, पुरी, चिलिका और ऋषिकुल्या। वैसे ऋषिकुल्या रिवर नहीं है यहां पर, ऋषिकुल्या प्लेस नहीं है, एक्चुअली में ऋषिकुल्या रिवर का नाम है। यहां आपको प्लेस मिलेगा बाय द नेम ऑफ गोपालपुर। ओके, गोपालपुर प्लेस है, रिवर ऋषिकुल्या है। मैं रिवर के बारे में अभी आपसे चर्चा करता हूं। ठीक, तो क्रम से तो पहले मेक इट श्योर कि आप जो है वो इन एरियाज को याद कर लो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कम से कम, देखो लाइव क्लास होती ना तो मैं आपको यहीं पर चिल्ला चिल्ला कर जो है वो याद करा चुका होता। ठीक, पर अभी लाइव क्लास नहीं है तो मैं रिकॉर्डेड क्लास में या फिर प्रीमियर की क्लास में जो है मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करूं चीज़ों को, अदरवाइज आप लोग जो है उसे स्किप कर दोगे जल्दी। ठीक, लेकिन ये याद रखना कि जब भी क्लास अटेंड करो इसे 2 बार देखना। क्यों मैं कह रहा हूं 2 बार देखना? देखो एक बार तो देख लिया, आप ईमानदारी रखेंगे अपने साथ तो आपको सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक करेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना कि एक क्लास में मैं बहुत सारा डेटा एक साथ बोलूंगा, इससे जो है आप कहीं ना कहीं लैग करोगे, कहीं ना कहीं भूलोगे चीजों को। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप एक बार क्लास को पूरा देखो, आराम से उसके नोट्स वगैरह बनाओ और सेकंड टाइम पे फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पर क्लास को दोबारा चलाओ और फिर जो मैं बोल रहा हूं, जो चीजें मैं रिपीट करता हूं, आप उसे बार बार रिपीट करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आएगा चांदीपुर, चांदीपुर के बाद आएगा इस धामरा, जस्ट अ सेकेंड, चांदीपुर, चांदीपुर के बाद आएगा धामरा, धामरा के बाद भीतरकनिका, पारादीप, कोणार्क, पुरी, चिलिका और गोपालपुर। ठीक, अब एक एक करके जरा चीजों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये दैट ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें बहुत सारी चीजें जाननी है इस लेक के बारे में, इसलिए थोड़ा सा स्थान बचाकर रखना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर कि चांदीपुर क्या है। तो चांदीपुर इज अ प्लेस जहां आपको जो है वो मैजिक दिखाई देगा ज्वार तथा भाटा का। यहां पर ज्वार और भाटा के बीच में 11 किलोमीटर का अंतर है। भारत में सर्वाधिक जो ज्वार भाटा का अंतर है वो आपको यही दिखाई देता है, अर्थात दिस एरिया इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट फॉर टाइडल एनर्जी। ज्वारीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा के उत्पादन का बेस्ट प्लेस है चांदीपुर। चांदीपुर में जो ज्वार आता है, ज्वार मतलब कि सागर के पानी का आगे बढ़ना, भाटा मतलब कि सागर के पानी का पीछे जाना, और इन दोनों के बीच में 11 किलोमीटर का अंदर है और मीन सी लेवल से, यानी कि जहां से सामान्य रूप से सागर आगे या पीछे जाता है वहां से 5 किलोमीटर आगे और 5 किलोमीटर पीछे जाता है। तो इसे याद रखना कि चांदीपुर जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है अपने ज्वार और भाटा के लिए, लगभग 11 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। आप जो जहां से ऐसे मेजर करना चाहो आपको अंतर दिखाई देता है। ठीक, ये भारत में सर्वाधिक है और इसलिए इस प्लेस को कहा जाता है कि दिस इज अ बेस्ट प्लेस फॉर मेकिंग टाइडल एनर्जी, ज्वारीय तरंगों के माध्यम से ऊर्जा बनाने का अल्ट्रा इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक, अब आ जाइए जरा धामरा के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखो धामरा के बारे में जब मैं बात करूंगा तो इसमें ना बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स आती है। ठीक है, मतलब अभी ये जो है मैं पहले लिख देता हूं कि इसके बारे में कुछ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आप जान लीजिए, यानी कि प्री के अकॉर्डिंगली इससे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं ये जान लो, फिर मैं आपको इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। ठीक है, तो पहले प्री पॉइंट ऑफ व्यू कवर कर लेते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो धामरा जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह जो है अडानी ग्रुप बना रहा है। ठीक है, और जो अडानी ग्रुप है, अडानी समूह है, इस समूह के द्वारा इस बंदरगाह के कंस्ट्रक्शन के दौरान बड़े स्तर पर जो है वो लोगों ने करा था प्रोटेस्ट। अडानी समूह जो है वो इसे बना रहा है। ओके, और ये समूह जो है वो जब इस बंदरगाह को बना रहा था तो बड़े स्तर पर पर्यावरणीय प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। इसका कारण क्या था? तो बच्चे इसका कारण बेसिकली था कि यहां पर जो है वो एक विशेष प्रकार का टर्टल जो अभी कभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, इसे कहा गया ऑलिव रेडले टर्टल। ऑलिव रेडले टर्टल, रेडले कछुआ, ये जो है इस कारण से काफी ज्यादा न्यूज में आया। क्यों न्यूज में आया? क्योंकि ये एरिया जो है धामरा का एरिया, ये प्राकृतिक नर्सरी था ऑलिव रेडले टर्टल की।
याद रखना कि जो ऑलिव रेडले टर्टल है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दैट पहली बात तो यह कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कछुआ है, दूसरा सबसे छोटा कछुआ है, सेकेंड स्मॉलेस्ट टर्टल है। देन अगली बात दैट ये जो ऑलिव रेडले कछुआ है, ऑलिव रेडले टर्टल है, ये टर्टल जो है भारत में प्रवासन करने के लिए आता है। ये माइग्रेट करते हुए आता है और ये आता कहां से है? अंटार्कटिका वाले एरिया से, ध्रुवीय प्रदेशों से, ध्रुवीय क्षेत्रों से यहां पर जो है वो प्रवासन के लिए आता है। और किस लिए आता है? देन एग लाइन के लिए, अंडे देने के लिए। ठीक, अभी इसका पूरा करंट अफेयर है, मैं अलग से इसकी क्लास जो है वो ले चुका हूं, वहां मैंने डिटेल में इसके बारे में समझाया है कि ये कछुआ जो है वो रिसेंटली ज्यादा क्यों आया था, और इतना ज्यादा आया कि पूरे बीच में केवल और केवल ऑलिव रेडले टर्टल ही दिख रहे थे। ये क्यों अचानक से इनकी संख्या बढ़ गई या फिर क्या प्रॉब्लम थी, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो में चर्चा की है। आप चाहो तो उस वीडियो को, उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, पर पहले कन्वेंशनल पार्ट पढ़ रहे हो तो इससे पहले कवर कर लो। ठीक है, तो यहां पर जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि यहां पर कहा गया कि ऑलिव रेडले कछुआ जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर जो है बड़े स्तर पर रिक्लेम करा गया। किसे? तो मैं इसे जरा अलग से यहां लिख देता हूं। ओके, इसे जो है वो बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज करा गया बिकॉज यहां पर जो है वो मैंग्रोव का भी विस्तार है, मैंग्रोव वन भी है, इन्हें भी जो है वो बड़े स्तर पर काटा गया। वैसे मैंग्रोव तो यहां पूरे एरिया में है बट यहां पर भी है, तो स्पेसिफिकली इस पर जो है वो विवाद क्रिएट हुआ। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो इसका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, यहां पर ऑलिव रेडले टर्टल, कछुआ आदि जो है वो धामरा के बंदरगाह के आसपास पहले पाए जाते थे, फिर इसे जो है वो हटा लिया गया। ठीक, हटा लिया गया और यहां पर जो है वो ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने जो है वो कंस्ट्रक्शन करा किसका? बंदरगाह का। अब जरा आप लोग इसका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू सुनिएगा। ठीक, ये हमारे पास डायग्राम है, मैं इसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये आपको दिखाई देगा क्या? ये आपको दिखाई देगा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया, ये चाइना वाला एरिया और ये कोरिया वाला एरिया। ठीक है, इसके साथ आप जाओगे तो यहां आपको जो है वो अरब का प्रायद्वीप और ये अफ्रीका दिखेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये है बच्चों बेसिकली इंडोनेशिया के आइलैंड्स। ठीक, जरा ध्यान से सुनना, यहां आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया। अब इसका ना पूरा इंटरनेशनल, क्यों मैं कहता हूं कि दिस सब्जेक्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट, आप अभी समझ जाएंगे। देखिए एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में यह है कि यहां पर जो है वो, यहां लक्षद्वीप दिखाई देंगे आपको, इस तरीके से जाओगे तो यहां पर मालदीव्स दिखाई देंगे, यहां पर छागोस द्वीप दिखाई देंगे, यहां पर सुकोत्रा द्वीप दिखाई देगा, यहां पर पूरे में फैला हुआ सेशेल्स आइलैंड दिखाई देगा, मैं पहले भी इसे बता चुका हूं, और ये एरिया जो है वो मेडागास्कर का दिखाई देगा। इसी तरीके से सेशेल्स, यहां पर मॉरिशस, ये सारे आइलैंड्स मॉरिशस के ही हैं, यहां यूरोपा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां नाम लिख देता हूं, ये है छागोस द्वीप। ओके, ये छागोस द्वीप है, ये सुकोत्रा द्वीप है और यहां पर मालदीव्स है, यहां लक्षद्वीप है, ये जो है मॉरिशस है, ये सेशेल्स है, और ये एरिया में आपको ऐसे आइलैंड्स दिखाई देते हैं। अब इस बात को समझना कि ये इंडोनेशिया है। अब समझिए कि एग्जैक्टली है क्या। दिस साइड इज चाइना, यहां पर है चाइना, और बच्चों इधर पर है साउथ ईस्ट एशिया एंड दिस साइड इज इंडिया। साउथ ईस्ट एशिया। अब यहां पर पूरी जियोपॉलिटिक्स इस एरिया की समझिएगा। द प्रॉब्लम इज कि इस एरिया में तेजी से जो है वो चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा था, अपना तेजी से जो है वो हेगेमनी यहां पर क्रिएट कर रहा था। चाइना वांट्स कि भाई चाइना लगातार ट्रेड करता रहे, व्यापार करता रहे। अब चाइना के व्यापार करने का आधार क्या है? द थिंग इज कि चाइना के पूर्व की ओर इस तरफ जाएंगे तो कोई देश नहीं है, चाइना के पश्चिम की ओर सारी दुनिया है।
अब अगर चाइना को वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो चाइना की हाईली डिपेंडेंसी हो जाती है इस रीजन में। क्यों हो जाती है? क्योंकि आगे प्रशांत महासागर है, किसे सामान बेचेगा? फाइन, मतलब आगे जाकर कुछ नहीं है, यहां पूरा प्रशांत महासागर है, उसके बाद अमेरिका है, अमेरिका इससे कुछ खरीदेगा भी नहीं। फाइन, तो अगर इसे व्यापार करना है तो पूरी दुनिया इसके कहां पर है? वेस्ट में है। अब अगर इसे जाना है तो यहां पर कुल्लूशान, टिएनशान, नानशान, अल्तुशान नाम से माउंटेन्स हैं, और स्थल भाग से करा गया ट्रेड हमेशा महंगा पड़ता है। पर फिर भी चाइना जो है वो ट्रेड करने के लिए रेडी है, और यहां से जो है चाइना बना रहा है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक, सिल्क रूट का जीर्णोद्धार। वो रास्ता जो चाइना ने कभी जो है वो सदियों पहले बनाया था, इस क्षेत्र से व्यापार होता था, वैसा ही रास्ता जो है वो दोबारा बनाने का चाइना का सपना नया नया। ठीक, इंडिया बोलता है हाईली एक्सप्लॉइटेटिव प्रोजेक्ट। ठीक, इंडिया कहता है कि भारत को सर्किल करने का तरीका है और चाइना का इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को और ज्यादा स्ट्रांग करने का माध्यम है। जो भी है बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यह याद रखो कि इस रास्ते से चाइना जो है मेनली व्यापार करता है। अब चूंकि चाइना यहां से व्यापार करता है, इन देशों पर चाइना जो है चाहता है कि अच्छा नियंत्रण हो, और इसके लिए चाइना जो है वो लगातार इन देशों को मैसिव लोन देता है। अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि मैं आपको जो है वो कुछ पैसे देने के बाद आपको बाय करना चाहता हूं, तो आप मुझे स्पष्ट मना कर देंगे। पर अगर आप मुझसे कहें कि सर आप हेल्प करना ही चाहते हैं, तो हमें जो है वो कुछ धनराशि दे दें, कुछ मनी दे दें। मैं कहूं बताइए कितनी मनी चाहिए? आप कहेंगे सर आप हमें 4 लाख रुपए दे दीजिए, 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम जो है इससे व्यापार या बिजनेस करके अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं। मैं कहूंगा अरे 4-5 लाख का क्या करना है, ये लीजिए 5 करोड़ रुपए। एंड जैसे ही मैं आपको इतनी धनराशि दूंगा, आप एक बात समझ जाएंगे कि भाई ये धनराशि जो है वो पर्याप्त है आपके लिए व्यापार करने के लिए। लेकिन आपने अपने अंदर जितनी क्षमता का विकास करा था, उस क्षमता के अनुसार आप 4-5 लाख का उद्योग शायद लगाते तो सक्सेसफुल होते। पर अभी की कंडीशन में ऐसा है कि आपके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया कि अब आप उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे, और इनडायरेक्टली अंततः आपको लॉस होगा। और जब आपको लॉस होगा तब मैं आऊंगा और मैं आपसे कहूंगा कि डियर मेरा मनी मुझे वापस चाहिए, अदरवाइज जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाइए। और ऐसे जो है मैं अपने हर पॉलिटिकल एजेंडा को आपसे जो है वो एग्री करा लूंगा। सेम यहां हो रहा है। इन देशों को चाइना ने, वियतनाम को छोड़ दें तो इन बाकी के सारे देशों को चाइना ने इतना मैसिव लोन दे रखा है कि ये देश जो है वो जल्दी ही उस लोन को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। और जो स्थिति श्रीलंका की क्रिएट हुई थी, यहां मैंने श्रीलंका ड्रॉ नहीं किया है, जो स्थिति श्रीलंका की यहां क्रिएट हुई थी, वही स्थिति धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस की होने वाली है। अब ऐसा करके चाइना जो है इन नेशंस को पैरालाइज करेगा। इसे कहा जाता है नव उपनिवेशवाद या इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। नया उपनिवेशवाद लेकर आया है चाइना। अब ये जो देश हैं, ये देश इस बात को धीरे धीरे कर रियलाइज कर रहे हैं, बट स्टिल चाइना का इंफ्लुएंस इन पर है। अब चाइना का जब इंफ्लुएंस इन पर बढ़ेगा तो ये चाइना बढ़ते हुए जो है अंततः किसे चैलेंज करेगा? डियर, ये आगे जाकर चैलेंज करेगा यूएसए को। और यूएसए अच्छे से जानता है कि यूएसए का सबसे बड़ा एनिमी आने वाले समय पे चाइना ही बनने वाला है। यूएस के वर्चस्व को चैलेंज देने वाला देश चाइना होगा, और इस कारण से यूएस वांट्स टू काउंटर चाइना। और इसीलिए जो है वो यूएसए, छागोस का यहां एक द्वीप है जिसे कहा जाता है सुकोत्रा। छागोस का यहां द्वीप है जिसे कहा जाता है डियोग्रासिया। सुकोत्रा इस तरफ है, इसे कहा जाता है डियोग्रासिया। और यूएसए ने डियोग्रासिया में जो है अपना नेवल कमांड बना रखा था। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि यहां पर जो है कैसे रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, कैसे जो है इंटरनेशनल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे यूज्ड टू शिफ्ट देयर शेप। ये कैसे अपने आकार को बदलते हैं। डियोग्रासिया में सबसे पहले यूएसए कब आया था? जब भारत को जो है वो काउंटर करना था, जब भारत को ब्लैकमेल करना था, जब 1971 का वॉर हो रहा था, 1971 के युद्ध में जब भारत जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट विन कर रहा था, तो हमें ब्लैकमेल करने के लिए यूएसए के न्यूक्लियर 4 सबमरीन्स इधर पर आए थे, परमाणु हथियार लिए हुए सबमरीन। और फिर वो यहां से कभी गए नहीं। डियोग्रासिया द्वीप में जो है उन्होंने अपना जो ठिकाना है वो बनाया। आगे जाकर ये जो द्वीप है ये यूके का है था, अब बदल गया, ठीक है। तो ये जो है डियोग्रासिया यूके से लेकर यूएसए ने अपने पास 100 ईयर्स की लीज पर रख रखा था। इसके बाद हुआ ये कि समय के साथ जब यहां चाइना स्ट्रांग होने लगा तो यूएसए ने अपना यहां एक छोटा सा नेवल कमांड बनाया, और एशिया के इन बाकी सारे नेशंस को जो है ये मैसेज पास करने लगा कि यहां का सबसे बड़ा प्लेयर चाइना नहीं है,
और चाइना के अगेंस्ट डियो ग्रासिया में खड़ा था यूएसए, और यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये सारे जो है एंटी चाइना नेशंस ने मिलकर जो है एक ग्रुप बनाया विच इज कॉल्ड एज क्वाड। और क्वाड जो है वो लगातार काउंटर कर रहा था चाइना को। यहां पर सारे देश मिलकर जो है अपनी सारी आर्मोररी आर्टरी के साथ जो है वो युद्धाभ्यास करते थे, और सारे यहां के देशों को एक मैसेज पास करते थे कि डियर वेट फॉर इट, इधर का सबसे बड़ा प्लेयर इज नॉट ओनली चाइना, यहां पर अदर बड़े प्लेयर्स भी स्टैंड करते हैं। अब ये सब कुछ डियो ग्रासिया में चल रहा था। अब आप कहेंगे सर ये कहानी तो आप सुना चुके हो, बार बार सेम कहानी क्यों सुना रहे हो? मैं आपसे कहूंगा कहानी का एक दूसरा एंगल आपने पढ़ा था, इसका एक और एंगल है। यहां ध्यान से सुनिए। डियो ग्रासिया में खड़े होकर चाइना को काउंटर करने का काम यूएसए करता था, ये सही है, लेकिन समय के साथ जो है वो जैसे यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ, हमें एक बात रियलाइज हो गई कि हमें जो है वो रशिया का सपोर्ट करना पड़ेगा। लगातार इंडिया ने अपना ऑयल इंपोर्ट जो है रशिया से बढ़ाया ताकि रशिया की इकोनॉमी रन हो सके, और इस पर जो है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूज्ड टू क्रिटिसाइज इंडिया कि डियर इंडिया, आप जो है वो यूरोप के अंदर वॉर को स्पॉन्सर कर रहे हो, एंड दिस इज नॉट ओनली द थिंग। ये केवल इतनी बात नहीं थी, लगातार भारत के ऊपर ये जो एलिगेशंस लगे, इन एलिगेशंस में कहना था कि अगर रशिया हम पर फायरिंग कर रहा है, अगर रशिया जो है वो यूरोप के अंदर शांति को भंग कर रहा है, तो उससे बंदूक से निकली हुई गोली के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया तेल ना खरीदता रशिया से, तो रशिया कब का जो है वो युद्ध रोक चुका होता, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी जो है तेल बेचकर चलती है, और तेल वो बेचता यूरोप को था। और यूरोप में जब युद्ध स्टार्ट हुआ, यूक्रेन पर अटैक हुआ, तो यूरोप सेज कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे। एवरीवन यूज्ड टू बिलीव कि रशिया जो है वो ज्यादा दिन वॉर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश को भी तो चलाना है। पर देश उसका अभी भी चल रहा है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े ऑयल बायर नेशंस चाइना और इंडिया लगातार अपना ऑयल इंपोर्ट जो है वो रशिया से बढ़ा रहे थे। इस पर जो है इंडिया पर काफी ज्यादा एलिगेशन लगा, और इसी का एक बदला जो है वो लिया गया किसके द्वारा? क्वाड के द्वारा। अब चाइना और इंडिया का नहीं बनता, इंडिया को यहां पर सपोर्ट मिलता था यूएसए से, तो इंडिया का जो क्वाड के अंदर मेंबरशिप थी, मेंबरशिप के अंतर्गत मीटिंग रखी गई, और मीटिंग में कहा गया क्रिटिसाइज करो रशिया को कि रशिया जो है वो गलत कर रहा है। भारत ने भी क्रिटिसाइज करा, बट क्रिटिसिज्म ऐसा था जिसमें ना रशिया शब्द था और ना वॉर, हम केवल शांति की बात कर रहे थे। तो इससे यूएसए को समझ में आया कि यूएसए जो है वो चाहकर भी इंडिया को इस क्वाड के माध्यम से जो है एंटी रशिया स्टेटमेंट्स के लिए रेडी नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्वाड को इनएक्टिव कर दिया गया। और क्वाड को इनएक्टिव कर देने से जो है वो इंडिया का यहां पर चाइना के अगेंस्ट स्टैंड जो है वो इंडो पैसिफिक में वीक होने लगा। अब यह कहानी भी आपको लगभग पता थी, बट इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट यह है कि डियो ग्रासिया में जब यूएसए था, तब के समय यूएसए क्या कहता था? जब चाइना जो है वो ये बात कहता था कि डियर डियो ग्रासिया में आप क्या कर रहे हो। अब यहां सभी लोग ध्यान से सुनना, चाइना का एक स्टैंड हुआ करता था कि यूएसए जो है वो एशिया के हर एक विवादित भाग में या हर एक क्षेत्र में क्यों उपस्थित है। वाई यूएसए इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एशिया। जब एशिया के साथ यूएसए का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या कर रहा है यूएसए एशिया के एरिया में, इस क्षेत्र में यूएसए क्यों उपस्थित है। अब यहां बात ध्यान से सुनो, चाइना का स्टैंड सही था। चाइना सही कह रहा है कि आप अपनी आर्मोररी आर्टरी और हथियार लेकर एशिया के अंदर क्यों बैठे रहते हो। अरे भाई, कोई विवाद हो, कोई युद्ध हो रहा हो तो आप आइए, लॉजिक समझ में आता है। और अगर ये लॉजिक नहीं है तो आप, सिंपल सी बात है, आप किसी देश को फालतू में काउंटर करने आ रहे हो, और इसमें चाइना राइट था। आप किसी घर के सामने हथियार लेकर जो है वो खड़े रहें और सिर्फ ये कहें कि हम तो शांति से खड़े हैं, दिस इज नॉट अ आर्टिकल, दिस इज नॉट अ एट्रीब्यूशन ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक, ये काम वो करने का सही तरीका नहीं है। अब इस पे यूएसए क्या कहता था, अब यहां ध्यान से सुनना। यूएसए का सपना था कि यहां पर चाइना को काउंटर करें। चाइना के पास स्टेटमेंट था कि यूएसए को यहां से जाना चाहिए। इसको यूएसए क्या बोलकर काउंटर करता था? तो यूएसए बोलता था कि देखो भाई, यहां पर जो है वो आगे जाकर इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा सागरीय पायरेसी होती है। पायरेसी का मतलब है शिप वगैरह लूटे जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये एक बिजी रूट है। ठीक, बिजी रूट होने की वजह से यहां पर जो है वो सोमालियन पायरेट्स, हुती विद्रोही, इन सब का खतरा रहता है।
कई जो है यूएस शिप्स को जो है हाईजैक करा गया था। आपने मूवीज वगैरह काफी देखी होंगी, इसमें स्पष्ट दिखाया जाता है कि कई यूएसए के, और कितना मतलब यूएसए के पास प्रॉपर लॉजिक थे। यूएसए से कि हमारे पास प्रॉपर लॉजिक हैं। अगर आप लॉजिकल बात करें तो यूएसए भी लॉजिकल बात कह रहा है। कैसे लॉजिकल बात कह रहा है? तो यूएसए ये कहता है कि आप एक बार देखो कि हमने जो है वो 1-2 मिलियन नहीं, 50-50, 100 मिलियन की फिरौती दी है यहां पर, जब अमेरिका के शिप्स को जो है वो सोमालियन पायरेट्स ने कैप्चर करा है। सोमालियन पायरेट्स आते थे और इसे जो है वो कैप्चर कर लेते थे, पकड़ लेते थे। और ये जो सोमालियन पायरेट्स को पकड़ना है, सोमालियन पायरेट्स को द्वारा यहां पर जो है वो शिप्स को हाईजैक करना है, माफ कीजिएगा, तो इससे यूएसए का काफी नुकसान होता है। इसलिए यूएसए यहां पर अपना लेवल कमांड बनाता है और सुरक्षा देता है। अब यहां पर लॉजिक एक बात और है, यूएसए का कहना सही था, बट यूएसए ना काउंटर हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि शिप जो है वो यहां से गुजरते हैं। शिप को कहा जाए कि काम करिए, आप यहां से ऐसा गुजर जाइए, थोड़ा ऊपर से सी रूट ले लीजिए, पायरेसी से बच जाएंगे। यहां से फिर जो है यहां तक का एरिया, बस थोड़ा सा ही प्लेस बचेगा जहां आपको पायरेसी का खतरा दिखेगा। अब ना इसमें एक दिक्कत होती थी। शिप्स का कहना था कि देखो यार, यहां पर ना इंडिया के बड़े बंदरगाह नहीं है, हम इधर पर जो है हॉल्ट नहीं ले पाते हैं। ठीक, अब यहां पर इंडिया का बड़ा बंदरगाह था कलकत्ता, ठीक, हल्दिया बंदरगाह कहा जाता था। अब हल्दिया बंदरगाह के साथ समस्या ये थी कि ज्वारीय बंदरगाह था, इसलिए शिप वगैरह जो है ज्यादा यहां नहीं जा पाते थे, और इसी कारण जो है वो शिप को थोड़ा ज्यादा नीचे से जाना पड़ता था। श्रीलंका के नीचे वाले बंदरगाहों से होते हुए वो यहां जाते थे। इस तरफ जो है वो ज्यादा टर्न लेकर आना जो है वो वैल्यू फॉर टाइम नहीं रहता था, क्योंकि हमेशा कलकत्ता में शिप पार्क नहीं हो सकते। दिन में सिर्फ 6-6 घंटे के 2 गैप में ये खुलता है। जब ज्वार आता है तभी यहां पर जो है वो पानी इतना गहरा होता है कि शिप खड़ा हो सके। अब चूंकि शिप नीचे से, अब यहां लॉजिक सुनिएगा, चूंकि शिप नीचे से गुजरते हैं इसलिए यूएसए का यहां खड़े रहना लॉजिकल है। फाइन, क्या कह रहा हूं मैं? चूंकि शिप नीचे से गुजरते थे इसलिए यूएसए का यहां खड़ा रहना जो है वो लॉजिकल फील होता है। अब अगर कुछ ऐसा हो कि भारत जो है कोई ऐसा बंदरगाह बना ले यहां जहां पर जो है ऑल वेदर, ऑल टाइम शिप पार्क हो सके, तो शिप थोड़ा सा ऊपर जाकर हॉल्ट भी लेंगे, ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट भी होगा, और ट्रैफिक डाइवर्ट होगा तो यूएसए का इधर खड़े रहना जो है इलॉजिकल सा फील होने लगेगा। और चाइना फिर अग्रेसिवली ये कहेगा कि सुनो, ये जो आप यहां खड़े हो ना, अब इतना ट्रैफिक नहीं आता, भारत के साइड शिप जाते हैं, चुपचाप इधर से घर जाओ। तो यूएसए कभी नहीं चाहता था कि भाई इंडिया में जो है वो इस स्थान पर कोई ऐसा बंदरगाह बने जो इस ट्रैफिक को थोड़ा अपनी तरफ डाइवर्ट करे, राइट? क्योंकि ट्रैफिक आता तो था पर मेन बंदरगाह जो थे वो एकदम बड़े नहीं थे। और यहां जितने बंदरगाह बनेंगे, केवल इसकी बात नहीं है, और जितने भी बंदरगाह बनेंगे, सभी बंदरगाह अगर एक्टिव होते हैं तो शिप जो है वो इधर पे डाइवर्ट होंगे, ट्रैफिक यहां थोड़ा कम होगा। यहां कम होगा तो यूएसए का स्टैंड लेना थोड़ा, या फिर यहां रहना थोड़ा इलॉजिकल सा फील होगा। अब यहां पर ना इंडिया का पोर्ट बनाना यूएसए के लिए इनडायरेक्टली थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट करता, इसलिए यूएसए जो है वो एक गंभीर काम करता है। जो काम यूएसए डायरेक्ट नहीं करा पाता था, हर बार यूएसए ने उसे इनडायरेक्टली कराया। अब डायरेक्टली अगर यूएसए बोलेगा कि भाई यहां पर आप बंदरगाह मत बनाओ, आपके बंदरगाह बनाने से जो है हमें नुकसान होगा, तो आप कोई भी देश कह देगा भाई उनका इंटरनल मैटर है। तो इसके लिए यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने अपने ही जो, अब ऐसा कहा जाता है, देखिए स्पष्ट बात तो यही है कि ये जो है वो केवल और केवल खबरों में रही बात थी, पर इससे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज होगी। इस बात को समझिएगा कि यूएसए डायरेक्टली नहीं कह सकता, इसलिए जो है वो ये एलिगेशन लगाए गए कि भाई यूएसए ने जो है अपने ही देश के अंदर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक वर्जिन अर्थ ग्रुप का भी नाम आया था, ठीक, ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कि एनजीओस को फंडिंग देते हैं, मान लीजिए मेरे देश का एक ग्रुप है वर्जिन अर्थ ग्रुप, ये जो है ये दूसरे देशों में फंडिंग देता है एनजीओस को जो इन्वायरमेंट के प्रोडक्शन के लिए वर्क करते हैं, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए वर्क करते हैं। तो कहा यह गया कि विदेश से, खासकर यूएसए से बहुत सारा मनी आया था इंडिया, और इंडिया में जो है वो बहुत सारे एनजीओस को करा गया था फंडिंग, और इन एनजीओस का एक काम था कि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करें। और बात सुनने में जितनी अच्छी और स्पष्ट और जो है वो इनोसेंट लगती है, बात
उतनी ही कॉन्स्पिरेसी वाली थी। यहां पर उन्हीं एनजीओस को पैसा दिया गया जो एनजीओस इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के नाम पर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करते थे, और प्रोटेस्ट करते थे वो भी वहां जहां पर फंडिंग देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा फोकस करने कहते थे। अब यूएसए चाहता है कि भाई यहां पर जो है वो बंदरगाह वगैरह कम बने, जिससे यूएसए का यहां रहना थोड़ा सा जो है वो अनुकूल सा फील हो, और इसीलिए यहां पर बनने वाले बंदरगाह जो है वो जब ऑलिव रेडले टर्टल या मैंग्रोव्स को हटाकर दूसरी जगह जो है वो लगाने की या डिस्प्लेस करने की बात करेंगे, तुरंत जो है वो ये एनजीओस वहां पहुंच जाते हैं और बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करते हैं। शायद इन एनजीओस को भी उतना नॉलेज नहीं होगा कि इतनी बड़ी एक पॉलिटिक्स का जो है एक छोटा सा हिस्सा है। दे वर थिंकिंग कि भाई ठीक है, भाई किसी स्थान पर आप जो है वो एक मासूम सा जीव है, ऑलिव रेडले टर्टल है या एक प्राकृतिक वनस्पति है, उसको खत्म होने से बचाने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट दे डजंट नो कि दे आर एक्चुअली डूइंग अ थिंग विच इज एंटी टू इंडियाज इंटरेस्ट। ये भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। भारत का इंटरेस्ट सेज कि आपको यहां पर बंदरगाह बनाना चाहिए, इससे ट्रैफिक आएगा, आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और आप कहीं ना कहीं फॉरेन नेशन के इंटरेस्ट को जो है फुलफिल कर रहे हो, भले ही आपको शायद पता नहीं है, बट ऐसा है। लेकिन फिर क्या हुआ, कहानी में बड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि इंडिया से एक तो देखो बंदरगाह बनेगा, प्रोटेस्ट आप करते रहिए। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो इसका एक मीडिएशन निकाला कि भाई जो अडानी ग्रुप है अगर वो पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो आपने लैंड रिक्लेम की है, आप जो है ऑलिव रेडले टर्टल के लिए, मैंग्रोव्स के लिए अलग से प्लेस बनाइए, पहले उसे वहां सेटल कीजिए, तब जाकर जो एरिया है उसे रिक्लेम कंप्लीटली कीजिए। अडानी ग्रुप ने ऑब्वियसली सेम चीज फॉलो करी, सेम चीज जो है गवर्नमेंट को भी फॉलो की, और करना पड़ेगी भी, बिकॉज कोर्ट ने कहा है। मतलब इसमें अडानी ग्रुप की श्रेष्ठता नहीं है, इसमें श्रेष्ठता सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना ही है और ये नेशन के लिए आवश्यक है, तो फिर ये प्रकृति के विनाश के मूल्य पर नहीं होगा। आप एक काम करिए कि जहां पोर्ट बन रहा है उसके आगे जो है ऑलिव रेडले टर्टल के लिए पहले बेहतर प्लेस बनाइए, और ये इंश्योर करिए कि ऑलिव रेडले टर्टल जो है वो उधर पे जाकर ब्रीडिंग करना स्टार्ट करें। जब वो वहां स्टार्ट कर दें तो आप यहां पर लैंड को पूरी तरह से रिक्लेम कीजिए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए। ये हुआ भी, पोर्ट बना भी, लेकिन प्रोटेस्ट उसके बाद भी जब कंटिन्यू रहा, तब जाकर जो है वो कोर्ट को और गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ दैट कहानी में कहीं ना कहीं कोई और ट्विस्ट भी हो सकता है। कोर्ट ने इसके पहले भी ऑर्डर्स दिए थे कि जो एनजीओज हैं उनको अगर बाहर से फंडिंग मिलती है तो उस फंडिंग की जांच की जाए कि वो फंडिंग जो है वो कहां से और कितनी आ रही है, और ये एनजीओज उसे किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। फाइन, तो ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी वाले हिस्से में आती हैं। तो देखिए कैसे जो है वो ज्योग्राफी से आप पूरे के पूरे पॉलिटी को, इंटरनेशनल रिलेशन को और एनवायरमेंट को कनेक्ट करते हो। अब यूएसए का इंटरेस्ट है यहां खड़े होना, तो यूएसए वांट्स कि यहां पोर्ट ना बने। यहां कहीं पोर्ट बनता है तो यूएसए को प्रॉब्लम होगी, और यूएसए को प्रॉब्लम होगी तो यूएसए डायरेक्ट नहीं कह सकता, तो एनजीओस के माध्यम से प्रोटेस्ट ऑन द नेम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योग्राफी इज अ जीवंत सब्जेक्ट, इज अ लाइव सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है और दिमाग थोड़ा सा खुला हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा कि आपके अंदर ये क्रिटिकल रीजनिंग जन्म ले रही है या नहीं। हमारे माध्यम में बच्चों इसकी बहुत जरूरत है। आई लिटरली वांट टू से कि हमारे माध्यम में इसकी बहुत आवश्यकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि जरूर आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ये कंप्लीटली हुआ फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि अगर आप लोग नोट्स वगैरह बनाएंगे तो आपके पास ये जानकारी रहे। ये है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की थिंग्स। ठीक, ये ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, आपको कभी आ जाए कि भाई जो एनजीओज हैं वो कैसे इनके पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स जो है सोसाइटी को और नेशन को इंपैक्ट करती है, खुलकर लिखिएगा इस बारे में। ओके, चलिए अब आते हैं जरा भीतरकणिका के बारे में। यहां देखिए बच्चों, भीतरकणिका आपको दिखाई देगा। भीतरकणिका के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये जान लो कि भीतरकणिका आता है 3 नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में। एक नदी है ब्राह्मणी, अदर वन इज बैतरणी एंड थर्ड वन इज, फर्स्ट वन इज बैतरणी, सेकंड वन इज ब्राह्मणी एंड थर्ड वन इज महानदी। ठीक, ये 3 नदियों के डेल्टा पर आता है। मैं यहां नाम लिख देता हूं भाई। ये है बैतरणी नदी, ये है ब्राह्मणी और ये है महानदी।
और ये तीनों नदियां मिलकर यहां पर डेल्टा बनाती हैं। और याद रखो कि भीतरकनिका इज अ नेशनल पार्क, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क आता है केंद्रापारा जिला में, केंद्रापारा जिला में आता है। और ये जो जिला है, ध्यान से सुनिएगा, केंद्रापारा जिले में आता है। और ये जो जिला है, ये जिला, एक तो पहले जिले के बारे में 2 मिनट बाद बताता हूं, पहले तो याद रहो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहले तो कुछ चीजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सबसे पहले तो बच्चों दिस एरिया इज हाईली फेमस। वैसे यहां थोड़ा स्थान का अभाव रहेगा तो मैं इसे अगली स्लाइड पे लिख लेता हूं, ध्यान से सुनना। ये है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। देखो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पर मैं आपको जो है पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताता रहूंगा, तो इसे ध्यान से सुनना। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, अब आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूं। ठीक, पहली चीज तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। पहली चीज इज ऑलिव रेडले टर्टल, ऑलिव रेडले कछुआ यहां पाया जाता है। एक ये आएगा। दूसरा, यहां पर 3 बड़ी नदियों का डेल्टा है। एक है बैतरणी, क्रम से बता रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। एक है बैतरणी, एक है ब्राह्मणी, एक है महानदी। और इन तीनों का डेल्टा यहां बनता है और डेल्टा होता है आर्द्रभूमि क्षेत्र। डेल्टा इज अ वेटलैंड। और ये जो वेटलैंड है यहां पर आपको दिखाई देगा बड़ा मैंग्रोव कवर। ठीक, यहां आपको मैंग्रोव कवर दिखेगा। मैं इसे जरा शिफ्ट कर ही दूं इस तरीके से साइड में। यहां आपको जो है बड़े स्तर पर मैंग्रोव कवर दिखाई पड़ता है। ओके, मैंग्रोव का क्षेत्र। और अब याद रखो बच्चों कि जब भी कहीं पर मैंग्रोव का क्षेत्र होगा वो एरिया, एक तो पहली बात ये याद रखो कि ये प्राकृतिक बैरियर है, ये प्राकृतिक सुरक्षा कवर है। सुरक्षा कवर है बच्चों, किसके अगेंस्ट? चक्रवात व सुनामी के अगेंस्ट। जब भी कभी तीव्र लहरें आती हैं तो याद रखो कि मैंग्रोव जो है वो घनी जाल वाला, देखिए मैं यहां पर आपको बनाकर भी दिखाता हूं। जो वेटलैंड्स होते हैं एक्चुअली में दे आर लाइक अ दलदल, ये एक प्रकार के दलदल ही होते हैं बच्चों। ठीक, और दलदल में क्या होता है, चीजें सड़ गल रही होती हैं। और जब चीजें सड़ गल रही होती हैं तो यहां पर ना सामान्य रूप से जो सामान्य वनस्पतियां हैं वो नहीं उग सकती। जनरल मैनर में देखा जाए तो नॉर्मल वेजिटेशन ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि यहां जैविक अपघटन चल रहा होता है। जैविक अपघटन मतलब यहां पर जो है वो डिकम्पोजिशन चल रहा होता है, चीजें सड़ गल रही होती हैं। इस कारण से यहां कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा होता है। और जब भी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज्यादा होता है आप पाओगे कि यहां पर सामान्य वनस्पतियां नहीं उग सकती, इसीलिए जो है वो यहां घनी जड़ों वाले एकदम डेंस रूटेड यहां वृक्ष दिखाई देंगे। और ये वृक्ष जो है वो अपनी जड़ों को ऐसे बाहर निकाले होते हैं और फिर इसके ऊपर जो है मेन पेड़ इस तरीके से ग्रो होता है। ठीक, और फिर इसमें जो है वो पत्तियां वगैरह लगती हैं। तो यहां ध्यान दो कि इस प्रकार के जो पेड़ हैं इनमें आपको एक विशेष प्रकार की जड़ प्रणाली मिलती है, इसे कहते हैं ब्रीदिंग रूट प्रणाली। ठीक, इसे कहते हैं ब्रीदिंग रूट प्रणाली। अब ये जो ब्रीदिंग रूट प्रणाली है, इस प्रणाली में होता यह है कि जड़ें जो है वो पौधे को दलदल से बाहर निकालती हैं।
बाहर निकालने के कारण ये पौधा सड़ता नहीं है और इतनी घनी हो जाती हैं कि जड़ें कि जब कभी एकदम तीव्र वेग से लहरों का प्रघात होता है तो ये जड़ें उसे रोकती हैं और रोकने के बाद ये एरिया जो है, इसके पीछे का क्षेत्र सुरक्षित रहता है। अर्थात मैंग्रोव जो है वो एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है और मैंग्रोव जो है वो ब्रीदिंग रूट प्रणाली से निर्मित होते हैं और ये उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में भी जो है वो जीवित रह सकते हैं। और ये वृक्ष इतना ही नहीं, दे आर द बेस्ट एवर प्लेस फॉर सरीसृप। ये सरीसृपों हेतु जो है एक सबसे अच्छी नर्सरी होते हैं, ये बेस्ट नर्सरी होते हैं फॉर रेप्टाइल्स। तो भीतरकणिका में चूंकि 3 नदियों का डेल्टा है, यहां आपको मैंग्रोव वनों का अच्छा विस्तार दिखेगा और इस कारण से आपको यहां पर जो सरीसृप हैं उनकी संख्या भी ज्यादा दिखाई पड़ती है। और इसी चीज से आप लोग जान लीजिए कि यहां आपको जो है वो तीनों प्रकार के बड़े सरीसृप एक साथ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 सरीसृप हैं तो देखो, अब मैं यहां आपको 3 सरीसृपों के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक होता है विच इज कॉल्ड एज, ध्यान से सुनो, एक तो ऑलिव रेडली टर्टल है ही, ये एक अलग चीज है। अब जरा बाकी के प्लेस देखो, एक आपको यहां दिखाई देगा खारे पानी का महामगरमच्छ, महामगरमच्छ। एक आपको दिखाई देगा विच इज कॉल्ड एज घड़ियाल, ठीक, ध्यान से देखिएगा। एक है विच इज कॉल्ड एज घड़ियाल और एक है विच इज कॉल्ड एज केवल और केवल मगर, ठीक। मैं इसे इधर लिखता हूं और इसे इधर लिखता हूं, ये घड़ियाल है, ये मगर है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान से सुना, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आता है केंद्रापारा जिले में। और लिख लो कॉपी पर कि इस पृथ्वी का एकमात्र स्थान जहां पर तीनों बड़े सरीसृप, महामगरमच्छ, मगर और घड़ियाल, ये जो है वो आपको एक साथ देखने को मिलते हों, एकमात्र प्लेस। क्यों पता है? द थिंग इज के खारे पानी का महामगरमच्छ, इसे कहा जाता है इंडियन जाइंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसे कहा जाता है मगर और इसे कहा जाता है घड़ियाल। जी हां, घड़ियाल इज नॉट एलिगेटर, इट इज घड़ियाल ओनली, ठीक। सुनिएगा, जो खारे पानी का महामगरमच्छ है ये रहता है सागरीय जल में, खारे पानी में। ये जो है ये रहता है आर्द्र भूमि में, अर्थात दलदली भूमि में, अर्थात झील में, ओके। और ये जो घड़ियाल है ये रहता है ताजे पानी में, अर्थात ये सागर में, ये झील में और ये नदी में रहता है, नदी, बहता हुआ पानी। अब आपको ये तीनों एक साथ कहां दिख सकते हैं? सोच कर देखिए कि एक सागर में रहता है, एक झील में रहता है और एक नदी में रहता है। ये तीनों कहां रह सकते हैं एक साथ? ये तीनों तभी रह सकते हैं एक साथ जब उस स्थान पर बड़ा डेल्टा बने। डेल्टा के आगे सागर होगा, वहां घड़ियाल, वहां पर जो है खारे पानी का महामगरमच्छ रहेगा। जहां पर डेल्टा होता है वहां पर डेल्टाई लेक्स होती हैं, आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, वहां रहेगा क्या? वहां रहेगा ये मगर। और जहां रहता है नदी वहीं तो बनता है डेल्टा, तो नदी के अंदर आपको मिल जाएगा घड़ियाल। सो घड़ियाल, मगर, महामगरमच्छ, ये तीनों आपको केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट भीतरकणिका में देखने को, भीतरकणिका नहीं, केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में लेक्स हैं, तो याद रखना केंद्रापारा जिला। अब इसका एक और बात, अब हम वाटर ड्रॉप इफेक्ट में अंदर चलते हैं, तो सुनिएगा। जो खारे पानी का महामगरमच्छ है यह पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी जीव है। याद रखो कि जो महामगरमच्छ है, महामगरमच्छ है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित मांसाहारी जीव है।
ठीक, इसकी लंबाई अधिकतम जो है वो नोट करी गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 फीट के आसपास जो मेल था। इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल के बीच में सिग्निफिकेंट जो बॉडी साइज डिफरेंस है वो प्रेजेंट होना। यहां मेल और फीमेल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में। मेल का साइज फीमेल से लगभग 25% ज्यादा होता है और यहां पर मेल का बॉडी साइज जो है वो 25 फीट बड़ा दिखा था। और याद रखना कि ये जो सरीसृप हैं ये लगातार बढ़ते रहते हैं अपनी मृत्यु तक, और जो 25 फीट का मिला था वो युवा था। दिक्कत ये थी कि उससे बाद में जो है उसकी डेथ हो गई, इसलिए और लंबाई हम उसकी बढ़ती हुई नहीं देख पाए। लेकिन यह तय है कि जो महामगरमच्छ है जीवित सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं अगर आपसे कहूं बच्चों कि आपने मूवी देखी होगी, ठीक, उस मूवी में ना, वो मूवी तो मुझे खैर ध्यान नहीं है, लेकिन रेखा मैम उसमें हीरोइन थी, मुझे इतना ध्यान है। एक्ट्रेस जो थी वो रेखा मैम थी उसमें ना। हाँ, शायद खून भरी मांग मूवी थी, खून भरी मांग। ओके, उस मूवी में दिखाया जाता है कि जो विलन है वो रेखा मैम को ऐसे धक्का देता है और रेखा मैम जो है वो गिर जाती हैं और उनके ऊपर जो है एक मगरमच्छ अटैक करता है। कहा यह जाता है कि वो मगरमच्छ था। ठीक, और लेकिन रेखा मैम जो है, बट ऑब्वियस है फीमेल लीडेड मूवी थी, तो रेखा मैम जो है वो बच जाती हैं। अब रेखा मैम बच गई, इसका मतलब है विलन ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अगर विलन ने ज्योग्राफी पढ़ी होती तो उसे पता होता कि जिस झील में वो फेंक रहा है वो झील है, वहां मिलता है मगर, और मगर का बॉडी साइज होता है रफली अराउंड 7-8 फीट के आसपास, 10 फीट एकदम मैक्सिमम होगा। मगर और घड़ियाल 6-7 फीट तक जाता है, तो 6-7 फीट का घड़ियाल होता है, उससे बड़ा मगर होता है, उससे बड़ा महामगरमच्छ होता है। तो ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं फिश ईटर। फिश ईटर मतलब ये मछलियां वगैरह खाते हैं, ये कहलाते हैं फिश ईटर। और ये जो है इसका स्टेटस होता है मैन ईटर तक हो सकता है ये। ठीक, ये है मैन ईटर। मैन ईटर का मतलब है ये मानवों पर अटैक करके जो है वो उन्हें मार सकते हैं। तो जो खून भरी भाग मूवी है उसमें भी विलन बनने के लिए आपको जो है वो एटलीस्ट ज्योग्राफी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब आपने जो रेखा मैम थी उन्हें धक्का दे दिया विलन भाई साहब ने लेक में कहा गया कि घड़ियाल हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा वहां पर ताजा पानी आता होगा तो वहां पर मगर या घड़ियाल में से कुछ होगा, और ये फिश ईटर की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है इनका बॉडी साइज ज्यादा नहीं होता, इसलिए पूरी तरह से किल नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में कर भी सकते हैं पर इन जनरल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये होता है मैन ईटर। अगर जो विलन था थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लेता तो थोड़ा जो है वो सी वगैरह के पास लेकर जाता, तब जाकर वहां जो है वो अगर ये इंसिडेंट होता तो शायद जो है विलन की मंशा पूरी हो पाती, बट नहीं हो पाई और मूवी हमारी सक्सेसफुल रही। ठीक, चलिए वापस आओ। तो इससे आप लोग एक बात जान लो कि हमेशा यूपीएससी जो है वो स्पीशीज से रिगार्डिंग उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुणधर्म है, उससे प्रश्न पूछती है। अब इसमें आप लोग याद रखना कि जो मगर होता है ये जो है वो स्ट्रेट टूथेड होता है, मतलब इसके दांत जो है वो सीधे सीधे होते हैं। ओके, जस्ट 10 सेकेंड्स मुझे दे, मैं आपको दिखाता हूं विच दिस इज कॉल्ड मगर या फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखिएगा। आप जरा इसमें ध्यान देंगे तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हमें जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी इमेज ही मिल गई। देखिए आप इसमें यहां नोटिस करेंगे तो ये दांत जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे दिखेंगे। ओके, क्यों सीधे दिखेंगे? क्योंकि ये जो स्पीशी है ये इसका बाइट फोर्स ज्यादा है। बाइट फोर्स ज्यादा होने पर ये सीधा जो है वो मीट को कट कर सकता है। और जरा इसकी आंखों को ध्यान से देखिए, आप लोग नोटिस कर पाओगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, इसकी जो आंखें हैं ये इसके स्कल के अंदर हैं, दे आर प्रोटेक्टेड। भाई मान लीजिए कोई मुझे ऐसे पंच मारे तो मेरी आंखें जो है वो मेरे स्केलेटन से प्रोटेक्टेड हैं, मेरे स्कल से प्रोटेक्टेड हैं। तो याद रखना कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। वो इतना डीप में स्पीशीज के बारे में क्यों पूछ रहा है? बिकॉज डियर वो जब आपसे पूछेगा तो वो आपसे यही कहेगा, जस्ट अ सेकंड भाई ये जूम और नहीं हो रहा है,
फाइन, तो आप लोग ऐसे एडजस्ट कीजिए। आप यहां देखेंगे तो इसकी जो आईज है दे आर एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय देयर स्कल। ये इसके स्केलेटन से जो है वो प्रोटेक्टेड आपको दिखाई पड़ती है। देखिएगा, ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब इससे आप और क्या समझते हो? आप एक बार जरा घड़ियाल को भी दर्शन कर लीजिए। ओके, ये आपको दिखाई देगा घड़ियाल, और वो भी हम इसे जो है ब्रिटानिका में देखते हैं। देखिए, ये आपको जो है वो घड़ियाल दिखेंगे, और घड़ियाल में जरा देखिएगा इनका माउथ का जो शेप है, आप इसे देख पाओगे। देखिए, इसमें आप क्या पाओगे? सबसे पहले तो इनका जो माउथ है वो नैरो है, ठीक, और इनमें जो टूथ हैं वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए हैं, ठीक। जो ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, इसके टूथ सीधे हैं, माउथ बड़ा है, और इसकी आईज जरा ध्यान से देखिए, इसकी आईज इसके स्कल से बाहर निकली हुई हैं। ये प्रोजेक्टेड आईज वाले हैं, मतलब इनकी आंखें बाहर निकली होती हैं, इनके टूथ अंदर की तरफ होते हैं, और ये जो है ये नैरो माउथ होते हैं। इस कारण से ये बहुत जल्दी किसी ह्यूमन को किल नहीं कर पाते। अब आप कहोगे सर ये कहाँ यूपीएससी पूछेगा? मैं कहूंगा यहीं तो बस हम जो है वो पीछे रह जाते हैं। शेर दहाड़ता है या चीता मिनमिनाता है, इस प्रकार के प्रश्न आप देखो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर पूछे हैं। ये मानव पशु संघर्ष से रिलेटेड है, ये स्पीशीज के डायनामिक्स से रिलेटेड है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। तो याद रखिए कि जो घड़ियाल हैं, ठीक, ये फिश ईटर होते हैं। मैं यहां कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं। घड़ियाल जो है फिश ईटर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये इन्वर्टेड टूथेड होते हैं। टूथ का मतलब होता है दांत, ऐसे पीछे मुड़े दांत होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को घड़ियाल पकड़ ले तो उसके लिए डिफेंस के लिए कहा जाता है कि उसका जो हाथ है वो घड़ियाल के मुंह के अंदर आप प्रेस करिए। अगर आपने बाहर खींचने की कोशिश करी तो उसके जो दांत है वो ज़्यादा गहराई तक आपके शरीर के अंदर जाएंगे, तो आप हाथ अंदर की तरफ उसे हिट करेंगे, तो हिट करने पर एक तो उसे चोट भी लगेगी और उसके फंसे हुए दांत आपके हाथों से बाहर भी आ जाएंगे। और साथ में उठाइए मुक्का और दे मारिए उस घड़ियाल की आंखों में, वो आंखें जो है वो बाहर निकली हुई हैं, दे आर नॉट प्रोजेक्टेड, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड। आप आंख पे हिट करोगे वो जल्दी छोड़ देगा क्योंकि आंख जो है वो बाहर सी निकली हुई है। लेकिन यूपीएससी ठीक से पढ़ी नहीं। पक्का है कि रेखा मैम ने यूपीएससी पढ़ी थी, उन्हें पता था घड़ियाल जो है वो अटैक कर रहा है, अटैक घड़ियाल कर रहा है, तो बचने के लिए जो है वो उन्होंने आंखों पर जो है वो हिट जरूर करा होगा। डन। अब इसी तरीके से जो है अगर आपने आधी ही पढ़ी और आप जो है वो आपका एनकाउंटर होता है किसके साथ? घड़ियाल के साथ नहीं, मगरमच्छ के साथ। अब आपने सोचा पढ़ा था भाई हाथ जो है वो अंदर की तरफ हिट करते हैं छोड़ देगा, पर आपको पता ही नहीं था कि उसका माउथ चौड़ा है। फाइन, आप हाथ डालोगे तो एग्जैक्टली जहां से वो ठीक से पकड़ बना सकता है हाथ वहां चला जाएगा। और फिर आपने सोचा चलो आंखों पर मुक्का मारा जाए, तो उसकी आंखें तो प्रोटेक्टेड आईज हैं, आप कितना भी मारो उससे चोट नहीं लगने वाली। सो मेक इट श्योर कि ये इन्वर्टेड टूथ होते हैं, प्रोजेक्टेड आईज होते हैं, प्रोजेक्टेड आई, और इनका जो फेस होता है वो नैरो होता है। इनका क्या होगा? इनका प्रोटेक्टेड आईज होगा, टूथ जो है स्ट्रेट होंगे, सीधे होंगे, ठीक। घड़ियाल बगर महामगरमच्छ, क्लियर। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न और इसका IUCN स्टेटस है वनरेबल। अब आप लोग इसे अपडेट करिएगा, हर 2, 4, 5 महीने में जो है वो इन स्पीशीज के IUCN स्टेटस बदलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग ध्यान से इसे जो है वो अपडेट जरूर करेंगे, ठीक। तो घड़ियाल, महामगरमच्छ, मगर और साथ में बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी का डेल्टा वाले क्षेत्र में मैंग्रोव, ऑलिव रेडले, टर्टल। मैं मानकर चल रहा हूं कि सभी चीजें आपने नोट डाउन कर ली हैं, तो मैं इसे जहां से थोड़ा हटा देता हूं भाई ताकि मेरे पास स्पेस रहे। दिस इज ऑल अबाउट किसका पार्ट? भीतरकणिका का पार्ट, ठीक। अब आइए जरा पाराद्वीप के बारे में देखते हैं। जो पाराद्वीप है, ध्यान से सुनिएगा, पाराद्वीप बेसिकली DRDO का
मिसाइल परीक्षण केंद्र है। मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है बेसिकली क्या, पारादीप। अब आते हैं कोणार्क में। कोणार्क इज फेमस फॉर सन टेम्पल। यहां आपको जो है वो सन टेम्पल दिखाई देगा। पुरी इज फेमस फॉर जगन्नाथ पुरी टेम्पल। यहां आपको जगन्नाथ पुरी जो है वो मंदिर दिखाई देगा। किसका मंदिर है अगर आपको नहीं पता है तो एक बार गूगल सर्च करिएगा। और मैं हिंट कर देता हूं कि आपको जो है वो यहां पर प्राइमरली जिस नाम को आप सर्च करोगे तो जो ईश्वर का नाम आपको दिखाई देगा, जो भगवान का नाम आपको दिखाई देगा, मूर्ति में कुछ अलग भगवान भी दिखेंगे। जरा सर्च करके मुझे बताइएगा। एंड दिस इज नॉट अ रिलीजियस एजुकेशन, दिस इज नॉट अ धार्मिक शिक्षा, दिस इज प्योरली अ थिंग विच इज कल्चरल। आप किसी प्लेस के बारे में जान रहे हो तो उसके कल्चर के बारे में जान रहे हो, तो सर्च जरूर करिएगा कि जगन्नाथपुरी टेम्पल किसका टेम्पल है, पुरी में किसका टेम्पल आता है, और वहाँ एक्चुअली मूर्ति किसकी है, और ये भी जरा बताइएगा कि वो जो मूर्ति है वो किससे बनी है। फाइन, सर्च करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे अगर आपके पास समय हो तो। बाकी कुछ चीज़ों के बारे में तो मैंने एसेंशियली कहा है तो वो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अब चिल्का झील के बारे में आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं बात करने वाला हूं चिल्का झील के बारे में। उसके पहले भीतरकनिका के बारे में एक लास्ट बात और बता देता हूं। ठीक, भीतरकनिका में आपको जो है एक प्लेस मिलेगा विच इज कॉल्ड एज घेर माता। घेर माता ये एक बर्ड सेंचुरी है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, कौन सा, घेर माता पक्षी अभ्यारण्य। कहां आता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर आता है। ठीक है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब आइए जरा नेक्स्ट बात करते हैं विच इज चिलिका झील, चिलिका लेक के बारे में। चलिए अब जरा ध्यान से सुनना। जो चिलिका झील है, पहली बात तो ये कि चिलिका झील जो है वो कहां आती है, यह आती है उड़ीसा में। और ये पहली बात दैट ये भारत तथा पूरे साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी लगून झील है, सबसे बड़ी लगून लेक है, लगून झील है। और साथ में यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर वो झील जो हमने पढ़ी है राजस्थान में तो वो अंतःस्थलीय है, ये भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील मानी जाती है, सॉल्ट वाटर लेक ये मानी जाती है। कौन सी, चिलिका झील। ठीक, सेकेंडली ये झील इज हाईली फेमस फॉर देयर मैंग्रोव्स। यहां पर भी आपको जो है वो मैंग्रोव वनों का घना आवरण दिखाई देगा। ओके, अब मैंग्रोव वनों के बारे में अभी से 10 मिनट पहले मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं तो मैं यहां पर इसे अलोन छोड़ रहा हूं। साथ ही यहां पर आपको जो है वो कौन कौन से जीव दिखते हैं, आइए मैं आपको इन जीवों के बारे में भी कुछ जानकारी देता हूं। ठीक, सबसे पहली चीज तो बच्चों यहां पर आपको सरीसृप दिखाई देंगे। मैं सरीसृप के लिए यहां लिख देता हूं। यहां आपको सरीसृप जो है वो देखने को मिलता है। और सरीसृप में आपको यहां बट ऑब्वियस है ऑलिव रेडले टर्टल, ऑलिव रेडले कछुआ दिखाई देगा। यहां आपको खारे पानी का महामगरमच्छ मिलेगा, खारे पानी का महामगरमच्छ भी मिलेगा। और साथ में यहां आपको जो है वो प्रवासी पक्षी भी दिखाई देंगे। और ये प्रवासी पक्षी कहां से आते हैं, तो ये प्रवासी पक्षी आते हैं साइबेरिया, कैस्पियन सी,
ब्लैक सी और अराल सागर तक के एरिया से। अराल सागर से तो नहीं आते पर अराल क्षेत्र से आते हैं। तो साइबेरिया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, अराल सी, इन सब से जो है वो प्रवासी पक्षी आते हैं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जो आते हैं, जहां से आते हैं वो ठीक है, लेकिन आते हैं कौन से? तो देखो, दो हैं विशिष्ट और दो हैं सामान्य। तो पहले जान लो सामान्य। एक है फ्लेमिंगो, एक है फ्लेमिंगो के पश्चात साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, ये सामान्य रूप से दिखते हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट हैं, जैसे आपको दिखाई देगा ये जो एक विशेष प्रकार का चील है, इसे बियर्डेड ईगल कहा जाता है। बियर्डेड ईगल मतलब मूंछ वाला, दाढ़ी मूंछ वाला जो चील है वो। अब दाढ़ी मूंछ नहीं होते, हल्के से जो है वो ब्लैक हेयर्स होते हैं उसके चोंच वगैरह के नीचे। ठीक, तो ये आपको जो है बियर्डेड ईगल विशिष्ट रूप से दिखता है। और एक और है जो बहुत समय से दिखा नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली अब जो है वो खत्म होने वाला है या हो चुका है, बस डिक्लेयर करने की देर है। ठीक, इसे कहा जाता है स्पून बेलीड सैंड पाइपर। मैं नाम लिख देता हूं यहां, स्पून बेलीड सैंड पाइपर। ठीक, ये जो है वो यहां पर अब बहुत समय से दिखा नहीं है, आता है पर दिखा नहीं है। स्पून बेलीड सैंड पाइपर, ये हो सकता है खत्म हो गया हो या फिर भारत में तो कई वर्षों से नहीं दिखा है। ठीक, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्रवासी पक्षी कहां से आते हैं, कौन से आते हैं, क्यों आते हैं? तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो है वो साइबेरिया के एरिया में ठंड बहुत पड़ती है विंटर सीजन में, तो ये विंटर सीजन में फिर भारत आ जाते हैं। भारत ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया आते हैं। और फिर मैंने इसका पूरा जो है कनेक्शन आपको बताया था, जहां हमने डिस्कस करा था कि कैसी क्या प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होती है। ठीक है, यह हो गया चिल्का झील का प्रवासी पक्षी। अब प्रवासी पक्षी तक ही सीमित नहीं है, यहां आपको कई प्रकार की जो है वो डॉल्फिन्स भी मिलती हैं। ठीक, ठीक, यहां बहुत सारी डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। इसमें मेनली कौन कौन सी डॉल्फिन मिलेगी, तो यहां ध्यान से सुनो। यहां आपको एक तो मिलेगा क्या, विच इज वेरी कॉमन। ठीक, मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, यह है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन। ठीक, इरावदी के बाद स्पिनर डॉल्फिन, स्पिनर, स्पिनर के बाद स्ट्रिप्ड, इसके बाद हम्पबैक, स्पिनर, स्ट्रिप्ड, हम्पबैक, बॉटलनेक। ठीक, बॉटलनेक डॉल्फिन, स्पिनर, स्पिनर, स्ट्रिप्ड, हम्पबैक, बॉटलनेक, इरावदी। 1 2 3 4 5। एक और है स्पिनर, स्ट्रिप्ड, हम्पबैक, फिनलेस। अनदर वन इज फिनलेस डॉल्फिन। ओके, एक और है इस फिनलेस डॉल्फिन। तो इतनी जो है यहां पर आपको डॉल्फिन्स दिखाई देती हैं। डॉल्फिन, दिस वन इज डॉल्फिन, दिस इज ऑल्सो डॉल्फिन। और जब भी आपको कहीं डॉल्फिन शब्द सुनाई दे, तुरंत आपके दिमाग में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि डॉल्फिन क्या है। डॉल्फिन सागरी स्तनधारी जीव हैं, और जो सागरी स्तनधारी जीव होते हैं ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बड़े हो गए, डॉल्फिन से बड़ी होगी तो शार्क, और शार्क से ऊपर वेल। ऐसे याद रखो कि सबसे छोटा होगा डॉल्फिन, डॉल्फिन से बड़ी शार्क, और फिर शार्क से बड़ी वेल। ठीक, अब यहां डॉल्फिन जो है ये दो प्रकार की है, एक खारे पानी की, एक ताजे पानी की। खारे पानी की और एक ताजे पानी की। आज के समय ताजे पानी की सिर्फ और सिर्फ 5 डॉल्फिन्स बची हैं। ठीक, एक गंगा डॉल्फिन है, एक जो है ये क्या बोलते हैं इसको, अमेज़न डॉल्फिन है, एक भूलन डॉल्फिन है,
ये सिंधु नदी में पाकिस्तान में पाई जाती है। दो जो है मैं आपको साउथ ईस्ट एशिया में बताऊंगा, एक पिंक डॉल्फिन है जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। ये मैं आपको अभी आने वाली क्लास में बताने वाला हूं। तो याद रखना 5 जो है वो केवल और केवल 5 डॉल्फिन ही बची हैं जो ताजे पानी की हैं। खारे पानी में याद रखो कि एक डॉल्फिन है जिसे कहा जाता है ओकरा, और ओकरा या ओरका, ठीक। ये डॉल्फिन सबसे बड़ी डॉल्फिन है, इसे किलर डॉल्फिन भी कहते हैं या व्हेल शार्क भी कहा जाता है। सबसे बड़ी डॉल्फिन, सब वाटर इफेक्ट में याद कर लो, ठीक। डॉल्फिन देखो तो सारा देख लो कि सबसे बड़ी कौन सी है, ताजे पानी की कौन सी है, और सागरी स्तनधारी जीवों में सबसे छोटा सागरी स्तनधारी जीव जो है वो वैक्वीटा है, और ये जो है ये सबसे छोटा सागरी स्तनधारी जीव है, सागरीय स्तनधारी जीव है। ये बाजा कैलिफोर्निया में पाया जाता है, बाजा कैलिफोर्निया में ये पाया जाता है, और ये केवल और केवल 100 बचे हैं। फाइन, ये इस तरीके से आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा दिस इज नॉर्थ अमेरिका। फाइन, ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, और यहां पर आपको जो है वो बाजा कैलिफोर्निया दिखाई देगी। ये कैलिफोर्निया है, ये जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है या गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये हडसन की खाड़ी है या गल्फ ऑफ हडसन है, गल्फ ऑफ हडसन है, और यहां मैक्सिको की खाड़ी, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, और यहां पर बाजा कैलिफोर्निया है, बाजा कैलिफोर्निया है, और यहीं पर पाई जाती है वैक्वीटा। और वैक्वीटा को जो है इसका शिकार हो रहा है एक दूसरी मछली के कारण, गलती से इसका शिकार हो जाता है, किसका, वैक्वीटा का। इसे कहते हैं बाई कैचिंग। वैक्वीटा खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ बाई कैचिंग, बाई कैचिंग। और बाई कैचिंग किसकी होती है, एक दूसरी मछली की, मतलब पकड़ने लोग दूसरी मछली आते हैं, पकड़ इसको लेते हैं, तो किसको पकड़ने आते हैं, वो पकड़ने आते हैं समुद्री कोकीन को, समुद्री कोकीन। सुपर इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बच्चों। समुद्री कोकीन क्या है, तो ये है टोटोबा या टोटोआबा, TOTOABA, टोटोबा या टोटोआबा, ठीक। ये जो है ये एक मछली है जो चाइनीज क्विजीन का हिस्सा है। चाइना के लोग चाइनीज क्विजीन में से खाते हैं, और चाइना में इसका शिकार बैन है, तो यहां से लोग उसका शिकार करके चाइना में स्मगल करते हैं हांगकांग में। हांगकांग जो है वो चाइना का ही एरिया है, लेकिन थोड़ा प्रिंसली स्टेट टाइप का है, थोड़ा सा ऑटोनोमस स्टेट टाइप का है। प्रिंसली तो नहीं कहेंगे, ऑटोनोमस स्टेट कहेंगे। तो यहां से शिकार करके उसको हांगकांग भेजा जाता है, और हांगकांग से फिर जो है वो चाइना में स्मगल होती है। तो उसे पकड़ने के लोग यहां आते हैं, जाल फेंकते हैं टोटोबा को पकड़ने के लिए, फंस बेचारी वैक्वीटा जाती है, ठीक। सारा नोट कर लो। अब देखो कहां मैं डॉल्फिन बताते हुए आपको जो है वो वहां तक ले गया विद इन 5 मिनट्स। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग ज्योग्राफी। कैसा लगता है मुझे जरूर बताइएगा पढ़ने पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं लगता कि सर पढ़ते पढ़ते कुछ ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं आप, फाइन। तो अगर ज़्यादा पढ़ा देते तो फिर भी अच्छा ही है आपके लिए। चलिए लास्ट है जो चिलिका झील है, इसमें बच्चों आपको एक विशेष प्रकार का जो है वो एरिया और मिलेगा, जिसे कहा जाता है मंगल जोड़ी, मंगल जोड़ी, फाइन। ये एक बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है। ये बर्ड सेंचुरी आपको यहां देखने को मिलेगी चिल्का झील में, ठीक। तो चिल्का झील, फिर मैंने आपको भीतरकनिका और ये बाकी के छोटे छोटे जो मार्किंग्स है ये बताई मैंने। लास्ट है बच्चों एक और डायमेंशन, दैट चिल्का झील में एक नदी अपना जल विसर्जित करती है, एंड द रिवर इज कॉल्ड एज दाया रिवर, ठीक। ये दाया नदी है, ओके।
तो यहां ध्यान से सुनना, दिस रिवर इज कॉल्ड एज दाया, और दाया नदी जो है यहां अपना डेल्टा का निर्माण करती है। दिस इज कॉल्ड एज दाया रिवर। ठीक, और दाया रिवर के लिए याद रखना कि इसे दाया नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यही वो नदी है जिसके किनारे कलिंग वॉर हुआ था और कहा गया था कि अशोक का जो है वो हृदय परिवर्तन हो गया था और कहा था इसके बाद हम जो है वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। दाया नदी पर आगे फिर मैं इतिहास वाले सेक्शन में नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर इसका जो है क्रिटिकल एनालिसिस करा जाता है कि जो अशोक है उन्होंने दाया नदी में हुए नरसंहार के कारण अपना अलग जो है अब बौद्ध धर्म अपना लिया या फिर जो है वो उसे त्याग कर दिया हिंसा का, या फिर इसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे। हु वॉज अशोक? अशोक वॉज शंड अशोक। फाइन, अचानक से कैसे परिवर्तित हो जाएगा हृदय, ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। दूसरी बात है कि इसके जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स भी होते हैं, तो ये दोनों चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है जैसे समुद्रगुप्त और अशोक, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ये हमेशा याद रखना कि इनके बारे में लिखने कहा जाता है कि इनकी राजनीति किस तरीके से वर्क करती थी, जैसे सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्रमाणकरण, गरुड़ मुद्रकांक नीति। फाइन, ये जो है एक नीति थी जो है वो समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। तो ये दक्षिण राज्यों के लिए किस प्रकार से वर्क करती थी, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किस प्रकार से वर्क करती थी, और प्रॉपरली अगर मैं समझाऊं ना बच्चों तो मैं 100% आपको जो है पूरा इतिहास केवल और केवल उसके भूगोल से समझा सकता हूं कि क्या रीजन रहा कि मंगोलिया के शासक भारत पर आक्रमण कर रहे थे, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि भारत का कोई राजा निकलकर मंगोलिया पर कब्जा कर रहा है। ये लॉजिकल चीजें होती हैं। ये जो है आप समय के साथ जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। देयर इज अ साइकिल कॉल्ड मिलानकोविच साइकिल, जहां जहां जाती है उत्पादन बढ़ाती है, साम्राज्य जो है वो बदलते हैं। पूरा इतिहास जो है वो भूगोल से निर्धारित होता है। आई विल डिस्कस बट इन सम अदर क्लास। तो मेक श्योर कि ये पूरा जो है वो चिल्का झील वाला एरिया है। यहां पर दाया नदी अपना जल विसर्जित करती है और डेल्टा बनाती है। लास्ट बच्चों इज चिल्का के नीचे गोपालपुर। गोपालपुर के लिए याद रखना कि यहां पर भी जो है वो बंदरगाह बन रहा है, कुछ ही समय में बंदरगाह बनकर रेडी हो जाएगा, न्यूज में आएगा, इसलिए गोपालपुर इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो ऋषिकुल्या नदी है, ऋषिकुल्या रिवर है, ये बच्चों अपना जो है वो डेल्टा बनाती है। इसे याद रखना कि यहां कौन कौन सी नदियों का क्रम है, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया और ऋषिकुल्या। आई रिपीट, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, दाया और ऋषिकुल्या। आई होप आपने जो है वो ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली हैं। मुझे जरूर बताइएगा बच्चों। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.